गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का पॉलिटेक्निक लिबरे लर्निंग में वेलकम करता हूं। आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं मशीन डिजाइन, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर या अंतिम वर्ष का एक महत्वपूर्ण विषय है। उसके अंतर्गत शाफ्ट डिजाइन का एक चैप्टर है। तो शाफ्ट डिजाइन के अंतर्गत हम सारी चीज़ें जो सैद्धांतिक रूप से जो सिद्धांत हैं, परिभाषाएं हैं, जो आपका जो भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं शाफ्ट डिजाइन के संबंध में, और उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी आंकिक प्रश्न है, उसके बारे में आज हम पूरा देखेंगे। तो आपको पता है कि शाफ्ट डिजाइन से संबंधित जो प्रश्न हैं, आंकिक प्रश्न, वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो सैद्धांतिक कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसको पूरे आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इसको नोटबुक एक बना लीजिए और उसमें जो मैंने आपको आज बताया है, बताने जा रहा हूँ, उसको नोट करते जाइए। सारे सूत्रों को नोट करते जाइए। जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, उनको भी आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शाफ्ट क्या है, यानी व्हाट इज शाफ्ट। अगर हम बात करें, आपको पता है शाफ्ट एक घूर्णन करने वाला एक मशीनी अंग है, जिसका प्रयोग शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है। यानी शाफ्ट इज ए रोटेटिंग मेंबर विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर। यानी क्या है, शाफ्ट क्या हो गया, एक घूर्णन करने वाला यानी घूमने वाला एक मशीनी अंग है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन यानी कि शक्ति पारेषण के लिए। अगर सामान्यतः हम बात करें तो जो शाफ्ट होती है वो वृत्तीय काट की होती है। वृत्तीय काट का मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की। लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः क्या होती है, वृत्ताकार ही मिलेगी। और न्यूमेरिकल्स जो आपको आएंगे वो वृत्ताकार या सर्कुलर के ही आएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि सामान्यतः शाफ्ट कैसी होती है, वृत्तीय काट की, यानी जनरली शाफ्ट हैज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब एक बात आती है कि जो शाफ्ट होती है वो ठोस भी हो सकती है, खोखली भी हो सकती है। शाफ्ट ठोस या खोखली हो सकती है। ठोस का मतलब सॉलिड, खोखली का मतलब हॉलो। द शाफ्ट में बी सॉलिड और हॉलो। अब हम बात कर लेते हैं कि जो शाफ्ट होती है उस पर कौन कौन से बल या बलाघूर्ण कार्य करते हैं। तो अगर हम बात करें, शाफ्ट में निम्नलिखित बल या बलाघूर्ण लगते हैं, यानी द शाफ्ट इज जनरली एक्टेड अपॉन बाई। एक तो लगता है नमन घूर्ण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट। दूसरा आपका होता है मरोड़ घूर्ण, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्विस्टिंग मूवमेंट या फिर टॉर्जन। तो ये याद रखिएगा, टॉर्जन को ही हम और क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट, यानी हिंदी में मरोड़ घूर्ण। और एक है अक्षीय बल, यानी कि एक्सियल फोर्स, उस पर लग सकते हैं। तो ये तीन तरीके के बल या बलाघूर्ण शाफ्ट की जब हम डिज़ाइन करेंगे या शाफ्ट के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये तीन कंडीशंस आपके आ सकती हैं। जब उसमें नमन घूर्ण कार्य कर रहा हो, मरोड़ घूर्ण कार्य कर रहा हो, या फिर अक्षीय बल कार्य कर रहा हो, या फिर इनके संयुक्त रूप से ये बल कार्य कर रहे हों। तो आइए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो शाफ्ट है वो एक रोटेटिंग मेंबर है, तो उसका प्रयोग किया जाता है शक्ति पारेषण के लिए। तो शक्ति पारेषण यानी पावर का जो सूत्र है वो क्या होता है, इसको बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आपको बिल्कुल माइंड में बैठा लेना है। जो पावर या शक्ति पारेषण का सूत्र होता है वो होता है 2πTN अपॉन 60। ये लिखा है वाट में, इसकी इकाई क्या है, पावर की, वाट। तो ये 2π तो बच्चों कांस्टेंट है। टी जो आपका है टॉर्क या ट्विस्टिंग मूवमेंट, अभी हमने ऊपर बात किया, यानी मरोड़ घूर्ण है। और एन क्या है बच्चों, एन कहलाता है चक्र प्रति मिनट, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं आरपीएम लिखते हैं इसको। तो एन आरपीएम है शाफ्ट का। तो इनमें से बच्चों जो भी आपको यदि पावर दिया गया है तो आपको, और एन दिया है, तो आप इससे टी यानी मरोड़ घूर्ण निकाल सकते हैं। या कुछ भी आपको निकालने को पावर आप गणना करना चाहते हैं, टी और एन पता है तो पावर की गणना कर सकते हैं। कई जगह सूत्र में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिना सोचे समझे किताबों में कहते हैं नीचे 60 के साथ 1000 का गुणा था। तो बच्चों 1000 का गुणा तब हो जाएगा जब आप इसको शक्ति को वाट की जगह किलो वाट में लिख दोगे। तो यहाँ अगर वाट को किलो वाट लिख दोगे तो यहाँ नीचे 10 की घात 3 यानी कि 1000 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों में फॉर्मूलों में बिल्कुल आपके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस कहीं भी आपने किताब में लिखा था कि नीचे 1000 का गुणा था, तो माइंड में आना चाहिए ना कि बच्चों 1000 का गुणा क्यों था। यदि पावर को किलोवाट में रख रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, यदि वाट में रख रहे हो तो ये यूज़ कर लो। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। किलोवाट में करेंगे तो नीचे 1000 का या 10 की घात 3 का गुणा हो जाएगा।
तो ये सूत्र महत्वपूर्ण है, इसको आपको लिख लेना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बात आती है एक्सल क्या है, व्हाट इज़ एक्सल। एक्सल को हिंदी में कहते हैं धुरा। तो ये धुरा क्या होता है, तो ये घूर्णी पहिए यानी कि घूमने वाले जो पहिए होते हैं, जैसे आप ट्रेन में देखे होंगे जो उसके पहिए होते हैं, तो उसको सहारने के लिए एक्सल का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सल क्या करता है, स्वयं घूर्णन नहीं करता है तथा इसमें मरोड़ घूर्ण भी नहीं लगता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। एक्सल क्या है, घूमने वाले पहियों को सहारने के लिए या सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो एक्सल होता है वो स्वयं घूर्णन नहीं करता है तथा इसमें मरोड़ घूर्ण भी नहीं लगता। जब स्वयं घूर्णन नहीं करता है तो ट्विस्टिंग मूवमेंट या मरोड़ घूर्ण भी उस पर नहीं होगा। अंग्रेजी में हम इसको पढ़ें तो एक्सल इज ए नॉन रोटेटिंग मेंबर यूज्ड फॉर सपोर्टिंग रोटेटिंग व्हील्स एटसेट्रा एंड डू नॉट ट्रांसमिट एनी टॉर्क। तो जो बच्चों हिंदी में बताया उसको आप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। टॉर्क मीन्स ट्विस्टिंग मूवमेंट। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार ये बच्चों परीक्षा में पूछ लिया जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पिंडल एंड शाफ्ट, या फिर आपसे कह दें कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सेल एंड स्पिंडल, तो ये पूछा जा सकता है। स्पिंडल क्या है बच्चों, तो स्पिंडल हमेशा याद रखिए कि एक छोटी शाफ्ट को हम स्पिंडल कहते हैं। यानी शाफ्ट क्या होती है, एक लंबाई होती है, लेकिन जब छोटे रूप में हम सॉफ्ट शाफ्ट को प्रयोग करें तो उसको हम स्पिंडल बोलते हैं। जैसे मशीनों में स्पिंडल यूज़ होता है, तो ये सीधी इसकी परिभाषा है। छोटी शाफ्ट को हम स्पिंडल कहते हैं, या कहें अंग्रेजी में स्पिंडल इज सिंपली डिफाइंड एज ए शॉर्ट शाफ्ट। तो शाफ्ट की तरह बिल्कुल, जब बताया कि छोटी शाफ्ट है तो शाफ्ट के जो गुण होंगे वो स्पिंडल में होंगे। तो जैसे जो डिजाइन की प्रक्रिया आपकी शाफ्ट के लिए है वही डिजाइन की प्रक्रिया स्पिंडल के लिए होती है। तो शाफ्ट की तरह एक्सल तथा स्पिंडल की डिजाइन प्रक्रिया भी समान होती है। अब हम बात कर लेते हैं जो शाफ्ट है उसकी स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, यानी मानक मापें क्या होती हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो मार्केट में जब हम जाते हैं तो जो शाफ्ट अवेलेबल रहती हैं वो हमको पता होना चाहिए, ताकि जब हम शाफ्ट डिजाइन से जो वैल्यू निकल कर आई है, जो आंसर आया है, तो वो आंसर आप देखिए कि क्या वो मार्केट में उपलब्ध भी है। तभी तो आप उसको डिजाइन करने के बाद खरीद कर पाओगे, या फिर स्टैंडर्ड उसका अवेलेबल हो तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे। तो ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यदि अप टू 25 mm यानी 25 mm तक की यदि शाफ्ट की हम बात करें तो 0.5 मिलीमीटर इंक्रीमेंट्स यानी बढ़ोतरी में उपलब्ध होती है। अगर 25 से 50 मिलीमीटर डायमीटर का है तो 1 मिलीमीटर के इंक्रीमेंट्स में या बढ़ोतरी में होती हैं। तो 25 से 50 mm तक का यदि आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो 1-1 मिलीमीटर के अंतर में आपको शाफ्ट मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें यदि 50 mm से 100 mm डाया है तो ये आपको मिलेंगी 2.0 यानी 2 mm इंक्रीमेंट्स के साथ, यानी 2 मिलीमीटर इंक्रीमेंट के साथ। इसी तरह से यदि हम 100 से 200 मिलीमीटर डायमीटर शाफ्ट की बात करें तो ये 5 मिलीमीटर के इंक्रीमेंट में आपको मिल जाएगी, यानी बढ़ोतरी में। तो 100 से हम शुरू करें तो यानी 105, 110, 115, 120, इस तरह से 200 मिलीमीटर तक डायामीटर की शाफ्ट आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड ये साइज़ है शाफ्ट का जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं मटेरियल फॉर शाफ्ट, यानी शाफ्ट के पदार्थ की। तो इसमें याद रखिए जो शाफ्ट के निर्माण के लिए है फेरस यानी कि लौह पदार्थों का, नॉन फेरस मटेरियल्स एंड नॉन मेटल्स यानी जो धातु नहीं है यानी अधात्विक पदार्थ जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यूज़ किए जाते हैं शाफ्ट मटेरियल के रूप में। और ये निर्भर करता है उसका एप्लीकेशन, आप शाफ्ट का कहाँ ले रहे हैं, एप्लीकेशन क्या है यानी अनुप्रयोग कहाँ पर उसका कर रहे हैं। तो ये बड़ी है, तीनों चीज़ें क्लियर होंगी कि फेरस, नॉन फेरस और नॉन मेटल्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें कुछ प्रमुख ऐसे पदार्थ हम सामने यहाँ लिखे हुए हैं जिनका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है, जैसे हॉट रोल्ड प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील होता है जनरली हॉट रोलिंग से बनाया जाता है शाफ्ट के लिए, तो हॉट रोल्ड प्लेन कार्बन स्टील हम उसको कहेंगे। तो ये याद रखिएगा, प्लेन कार्बन स्टील उसकी हॉट रोलिंग करके बनाया गया है तो हॉट रोल्ड कर दिया। उसके बाद है प्लेन कार्बन स्टील, तो ये प्लेन कार्बन के पहले आपने कोल्ड ड्राइंग उसकी ड्राइंग की है, ये कोल्ड ड्रॉन तो उसको पहले लगा दिया, कोल्ड ड्रॉन प्लेन कार्बन स्टील, तो ये आपका हो गया। उसके बाद एलॉय स्टील, तो ये भी बनता है इसका। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शाफ्ट के पदार्थ कौन कौन से होते हैं या किन किन पदार्थों का प्रयोग शाफ्ट निर्माण के लिए किया जाता है, तो आप इनको लिख सकते हैं। प्लेन कार्बन स्टील के पहले हॉट रोल्ड प्लेन कार्बन स्टील लिख देना है, प्लेन कार्बन स्टील और कोल्ड ड्रॉन प्लेन कार्बन स्टील भी हो सकता है या फिर एलॉय स्टील भी हो सकता है।
अब हम शाफ्ट डिजाइन की यदि बात करें, यानी डिजाइन कंसीडरेशंस फॉर शाफ्ट, तो इसमें दो तरीके से शाफ्ट डिजाइन की जा सकती है। दो आधार होते हैं, एक सामर्थ्य के आधार पर डिजाइन यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और दूसरा होता है कड़ेपन के आधार पर डिजाइन यानी कि डिजाइन बेस्ड ऑन स्टिफनेस। तो डिजाइन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड दूसरा है डिजाइन बेस्ड ऑन द स्टिफनेस। तो ये दो तरह से डिजाइन की जा सकती है, डिजाइन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य के आधार पर डिजाइन, और डिजाइन बेस्ड ऑन स्टिफनेस यानी कड़ेपन के आधार पर डिजाइन। तो आप दो तरह से शाफ्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो पहली हम बात कर लेते हैं सामर्थ्य के आधार पर शाफ्ट की डिजाइन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पहली कंडीशन यानी सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ के आधार पर हम शाफ्ट की डिजाइन करते हैं। डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य के आधार पर शाफ्ट की डिजाइन। तो जब हम शाफ्ट की डिजाइन करते हैं तो ये याद रखिए हमेशा कि निम्नलिखित चार परिस्थितियां हो सकती हैं। इसको आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। एक जो पहली परिस्थिति है वो है शाफ्ट पर शुद्ध मरोड़ घूर्ण लग रहा हो, यानी सिर्फ ट्विस्टिंग मूवमेंट या टॉर्क लग रहा हो। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, पहली हम कंडीशन बात करेंगे शुद्ध मरोड़ घूर्ण की, बाकी हम इग्नोर कर देंगे। दूसरा हम मानेंगे शुद्ध नमन घूर्ण लग रहा है यानी बेंडिंग मूवमेंट ओनली, यानी सिर्फ शाफ्ट पर क्या लग रहा है, शुद्ध नमन घूर्ण। तो उस पर हम विचार करेंगे कि डिजाइन कैसे की जाएगी। तीसरा है हम मान के ये चलेंगे कि संयुक्त मरोड़ तथा नमन घूर्ण लग रहा है यानी कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट शाफ्ट पर लग रहा है। क्या क्या लग रहा है, उस पर मरोड़ घूर्ण भी कार्य कर रहा है, नमन घूर्ण भी कार्य कर रहा है। आपको पता है कि जब शाफ्ट घूमती है तो मरोड़ होगा, और मरोड़ के साथ साथ उसमें नमन भी तो हो सकता है उसके स्वयं के भार के कारण या किसी वायु बल के कारण। तो हम ये फिर मान के चलेंगे कि उस पर संयुक्त मरोड़ एवं नमन घूर्ण कार्य कर रहा है। चौथी कंडीशन है कि संयुक्त मरोड़ एवं नमन घूर्ण के साथ साथ उसमें अक्षीय बल भी कोई लग रहा हो। तो ये फिर बच्चों इसमें तीनों आ गए। तो कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट विद एक्सियल लोड्स। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, संयुक्त रूप से मरोड़ एवं नमन घूर्ण के साथ क्या लग रहा है, अक्षीय बल लग रहा है। तो इस कंडीशन में ये हम डिजाइन की बात करेंगे। तो चार डिजाइन हो गई, जब शुद्ध मरोड़ घूर्ण, दूसरा शुद्ध नमन घूर्ण, तीसरा संयुक्त रूप से मरोड़ और नमन कार्य कर रहे हो, और चौथा है संयुक्त मरोड़ एवं नमन घूर्ण के साथ अक्षीय बल कार्य कर रहा हो। तो उस स्थिति में शाफ्ट की डिजाइन। तो हम बच्चों पहली स्थिति की बात कर लेते हैं, जब शाफ्ट पर सिर्फ शुद्ध मरोड़ लग रहा हो। तो जब भी हम मरोड़ की बात करेंगे तो आपको पता है तुरंत जो होता है मरोड़ घूर्ण समीकरण जो होता है, या मरोड़ समीकरण या मरोड़ संबंध भी हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टॉर्जन इक्वेशन। तो वो तुरंत पिक्चर में हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। और ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ये इस तरह जो सब्जेक्ट थे उनमें आप पहले से भी पढ़ चुके थे। नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ा है। तो हम ये पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब शाफ्ट पर सिर्फ शुद्ध मरोड़ घूर्ण लग रहा हो, यानी व्हेन शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट ओनली। तो मरोड़ समीकरण या मरोड़ संबंध आ गया, यानी टॉर्जन इक्वेशन क्या होता है, T/J इक्वल्स टू τ/R इक्वल्स टू g(θ/L)। तो जहाँ पर T आपका क्या है, मरोड़ घूर्ण यानी कि ट्विस्टिंग मूवमेंट है। ठीक है बच्चों, आर आपकी शाफ्ट की त्रिज्या है या रेडियस ऑफ शाफ्ट है। जे को कहते हैं ध्रुवीय जड़ता घूर्ण, इसको कई बार IP से भी प्रदर्शित किया जाता था, यानी I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, P फॉर पोलर। तो ये अंग्रेजी में कहते हैं जे को पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या हिंदी में कहेंगे ध्रुवीय जड़ता घूर्ण। ठीक है बच्चों, तो जे याद रखिएगा। टाउ की बात करें तो यह कर्तन प्रतिबल है, इसको हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। एल आपकी शाफ्ट की लंबाई है, स्मॉल एल से हम प्रदर्शित करते हैं, लेंथ ऑफ द शाफ्ट है। और थीटा जो है वो मरोड़ कोण है, यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं इसको, और ये हमेशा रेडियन में रखा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सारे आपको जो भी इसमें टर्म्स आ रहे थे मैंने सारे बता दिए। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, और बचा जी। तो जी आपका क्या है, शाफ्ट पदार्थ का कर्तन मापांक है, यानी शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, T/J τ/R g(θ/L)। तो इसमें हम अभी स्ट्रेंथ के आधार पर कर रहे हैं, तो हम पहला और दूसरा टर्म लेंगे। तीसरा टर्म जो था g(θ/L) का, उसको हमने हटा दिया। तो T/J बराबर τ/R। तो इसमें हमको T यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट निकालना है, तो T बराबर क्या होगा, J का इधर गुणा हो जाएगा जाकर, तो ये हो जाएगा τ/R इंटू J। तो ये वाला आपका सूत्र आ गया। अब हम J का मान और R का मान ये सारा चीज़ रख देते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो मान लीजिए शाफ्ट की जो काट है वो वृत्तीय है, तो वृत्तीय काट की शाफ्ट के लिए J का मान कितना होता है हम देख लेते हैं। आपको पता है यदि वृत्तीय काट की कोई शाफ्ट है, ये है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है शाफ्ट का, इसका जो व्यास है डायमीटर है स्मॉल d है, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी d/2।
तो इसका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे होता है वो होता है π/32 d⁻⁴, यानी π/32 d की घात 4, यानी π/32 d की घात 4, चाहे ऐसे कह लीजिए, और r स्मॉल r बराबर d/2 हो जाएगा, व्यास की आधी। तो अब हम इसको मान रख देना है, तो टी ये ऊपर वाले सूत्र में बच्चों, इसमें ये वाले में हम मान रख देते हैं, जे का मान रख दें, आर का रख दें, टाउ आपका शियर स्ट्रेस है, कर्तन प्रति वाले वो वैसे रहेगा। तो देखिए इसमें हमने मान रख दिया, ये है T/J टाउ/r, तो T बराबर ये है, तो देखो टाउ गुणे जे का मान π/32 d की घात 4, ये आपका d/2 हो गया, ठीक है। ये आपका उसके बाद है आपका यहाँ पर r है बच्चों, ये क्या है, r है, ये देख लीजिएगा J/r, तो यहाँ r की जगह d/2 आ गया। अब देखिए ये आ गया, तो ये टाउ इंटू ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 32 का 16 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये d से कट जाएगा तो d की घात 3 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये निकल कर आएगा, t बराबर हो जाएगा π/16 गुणे टाउ और गुणे d की घात 3। तो T बराबर जो ट्विस्टिंग मूवमेंट आ गया जब शुद्ध मरोड़ साफ्ट पे लग रहा हो, T बराबर आ गया π/16 गुणे टाउ गुणे d की घात 3, π/16 टाउ इंटू d⁻3। तो इस तरह से आपका ये समीकरण निकल करके आ गया। तो जब भी शाफ्ट पर शुद्ध मरोड़ की कंडीशन दी हो तो आपको इस सूत्र का प्रयोग कर लेना है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं यदि वही शाफ्ट खोखली है, ठीक है बच्चों, शुद्ध मरोड़ ही लग रहा है लेकिन अभी ठोस शाफ्ट थी, अब यदि वो खोखली है शाफ्ट तब क्या करेंगे। तो यदि बच्चों शाफ्ट खोखली है तो इन केस ऑफ हॉलो शाफ्ट तो जे बराबर हो जाएगा π/32, 2 इसके डायमीटर हो गए, वायर ब्यास जो हो गया आउटसाइड डायमीटर, डी और नॉट कह लीजिए इसको, ओ मतलब आउटसाइड के लिए डी ओ कह लीजिए, सबस्क्रिप्ट में हमने ओ लिख दिया है, और आंतरिक जो ब्यास है डी सबस्क्रिप्ट में आई लिख दिया, I4 इंटरनल डायमीटर, I4 इंटरनल, O4 आउटसाइड डायमीटर या आउटर डायमीटर। तो डी ओ डी आई 2 हो जाएंगे, तो इसका जे हो जाएगा π/32 डी की घात 4 की जगह सीधे हो जाएगा डी ओ की घात 4 माइनस डी आई की घात 4, और आर बराबर हो जाएगा वह व्यास का आधा, यानी DO/2। तो ये दोनों आप रख देंगे जब इस वाले सूत्र में, तो आपका वो निकल करके आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये सूत्र है T/J टाउ/r में आप जे का मान और आप रख दीजिए आर का मान, तो ये देखिए रख दिया, तो टाउ गुणे π/32 DO की घात 4 माइनस DI की घात 4 बटे DO/2, यहाँ जब रखा तो देखिए ये निकल कर आ गया। तो π/16 वैसे, टाउ वैसे का वैसे, अब क्या बचा अंदर, DO की घात 4 माइनस DI की घात 4 बटे DO। तो इस तरह से ये आपका समीकरण निकल के आ गया। इसको हम थोड़ा सा और यदि सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा इक्वेशन का रूप थोड़ा सा और अच्छा बन जाएगा। जैसे आप इसमें देखिए हमने क्या किया, π/16 टाउ तो वैसे था, हमने क्या किया, इससे DO की घात 4 हमने बाहर निकाला, और ये DO पहले से नीचे लिखा था इसको बाहर निकाल लिया। तो ये देखिए अंदर क्या बचा, तो DO की घात 4, ये DO तो बाहर आ गया, तो ये 1 हो गया, माइनस DI/DO की घात 4 हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, DI/DO को हमने एक क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, यानी आंतरिक व्यास और वाह्य व्यास का जो अनुपात है उसको हमने मान लिया एक कांस्टेंट यानी K। तो ये हो गया π/16 टाउ, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा DO से, DO की घात 4 तो DO की घात 3 बचा, ये देखिए, तो ये π/16 टाउ DO की घात 3 और ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस K की घात 4। तो K क्या है, जहाँ इनर और आउटर डायमीटर का अनुपात है, ये रेशियो है, यानी रेशियो ऑफ इनर एंड आउटर डायमीटर। तो K बराबर हम लिख देंगे DI/DO, यानी कि रेशियो ऑफ इनर एंड आउटर डायमीटर। तो बच्चों ये जो सूत्र निकल करके आया, आपको इसमें सोचिए कि जो पहला सॉलिड के लिए शाफ्ट आया था तो वो क्या था आपका, T बराबर था π/16 इंटू टाउ इंटू D⁻3, यही था बच्चों। तो इसमें देखिए शुरू का अगर आप देखो π/16 टाउ वैसे, इसमें D की घात 3 सॉलिड के लिए D था, इसमें DO की घात 3 हो गया, और ब्रैकेट में 1 माइनस K⁻4, यानी इससे याद करने में आपको आसानी रहेगी और आपको कभी भूलेगा नहीं। तो बिल्कुल उसी इक्वेशन में हमने बदलने के लिए सॉलिड की तरह इसको हम क्या किया, हॉलो यानी खोखली शाफ्ट के लिए कर दिया। तो T बराबर क्या हो गया बच्चों, π/16 इंटू टाउ इंटू DO की घात 3 और ब्रैकेट में हमको लिख देना है 1 माइनस K⁻4। तो जहाँ K क्या है आपका आंतरिक और वाह्य व्यास का अनुपात है। तो जो K का जो मान होता है बच्चों, इसमें आप ध्यान से देखिए हमेशा 1 से कम होती है। DI मतलब आंतरिक व्यास है, DO वाह्य व्यास है, तो वाह्य व्यास तो मतलब बाहर का व्यास यानी हमेशा बड़ा होगा, और ये जो DI होगा वो हमेशा कम होगा। तो जब हम ज़्यादा से कम को भाग देंगे तो K का मान तो 1 से कम आएगा ना बच्चों। तो ये K का मान क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। जब ठोस शाफ्ट होगी तो